हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दैट इज़ अ फिजिक्स एसाइलम, जहाँ पर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने का फार्मूला निकाला था, जो कि किस पोजीशन पे था, एक्सियल पोजीशन। मींस कहीं भी चार्जेस के एक्सिस पे वो लाइन लाई कर रही थी। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर जो हमारा चार्ज है दो चार्जेस की वजह से, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करनी है वो किसी इक्वेटोरियल पोजीशन पे हो। इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने का मतलब कि उस दोनों जो चार्जेस हैं उसके कहीं परपेंडिकुलर प्लेस्ड हो। अब परपेंडिकुलर प्लेस्ड होने का मतलब कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में भी प्लेस्ड हो सकता है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस्ड हो सकता है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर चार्ज का एक हम क्या करते हैं, रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन। अब देखिए, सबसे पहले वही दो चार्जेस लेने हैं। एक माइनस क्यू हो गया हमारा चार्ज, दूसरा चार्ज हमारा हो गया प्लस क्यू। दो चार्जेस ले लिया, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये लो। अब यहाँ पर हम एक पॉइंट ले रहे हैं, ये पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं P। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी और इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ये दोनों को हमें कंबाइन करके कैलकुलेट करना है। तो दोनों चार्जेस का हम कंबाइन करके वहां पे कैलकुलेट कर लें। हमें पता है कि अगर दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जो प्लेस्ड होते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, डाइपोल फॉर्म करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किसकी हेल्प से हमें कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से कैलकुलेट करना है। तो दो चार्जेस हैं इक्वल एंड अपोजिट, तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, डाइपोल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। कब कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, जब ये प्लेस्ड होंगे एक फाइनाइट डिस्टेंस पे। सपोज दैट इनके बीच की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली है 2L। दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस क्या कंसीडर कर ली, 2L डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब ये है पॉइंट O। O क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट, इन दोनों चार्जेस का मिड पॉइंट। मींस जो डाइपोल फॉर्म हो रहा है वो इसकी एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ डाइपोल है और इसका ये मिड पॉइंट है। तो अब क्या करेंगे, इस मिड पॉइंट से इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम एज्यूम करते हैं कि ये कितनी डिस्टेंस पे प्लेस्ड है। सपोज दैट हमने ये कंसीडर किया कि ये जो हमारा चार्ज है, सॉरी ये जो हमारा पॉइंट है ये प्लेस्ड है O पॉइंट से कितनी डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमने कंसीडर कर ली है स्मॉल r, ठीक है। इतना समझ में आया। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अच्छा यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस 2L है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये वाली डिस्टेंस स्मॉल l और ये वाली डिस्टेंस भी स्मॉल l। अब अगर हम इसको कोई पॉइंट कंसीडर कर लें, ये पॉइंट O कंसीडर कर लिया। सपोज दैट ये पॉइंट A है और ये पॉइंट हमारा हो गया B। अब इस चार्ज की वजह से यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो हमें बेसिकली डिस्टेंस कौन सी चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। और इस चार्ज से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंचने के लिए हमें कौन सी डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी हेल्प ले लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, उसकी हेल्प कैसे लेंगे, देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस R, तो ये डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगी। ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, √L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। सिमिलरली ये भी डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस R है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये भी डिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं कितना, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये समझ में आया, ठीक।
यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस r, तो ये पूरी डिस्टेंस √L² प्लस r²। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारी, ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जा रही है तो उसके अलोंग हमें डायरेक्शन भी तो इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अब डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे ये चार्ज हमारा कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है, ये चार्ज को ज्यूम कर रहे हैं पॉजिटिव नेचर का। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम क्या करेंगे, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कैलकुलेट करेंगे वो किस डायरेक्शन में जाएगी, हमारी पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये डायरेक्शन हमारी किधर जाएगी, आउटवर्ड डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सपोज दैट इसको हम कंसीडर कर ले रहे हैं E1, ये हो गई हमारी। यहाँ पे चार्ज कैसा है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड द चार्ज, क्योंकि ये चार्ज क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। तो जब अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्शन इंक्लूड कर लें तो डायरेक्शन हम क्या बना सकते हैं इसका, ये डायरेक्शन हो गया माइनस क्यू चार्ज की वजह से। इसको E1 कंसीडर किया था तो इसको हमने कर लिया E2। अब यहीं पे समझने वाला पॉइंट है, यहाँ पर क्या है, समझने वाला पॉइंट यहीं पर है, इसी डायरेक्शन में कंफ्यूजन आती है। तो इसको समझने के लिए हम इसको यहाँ प्लॉट कर ले, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ प्लॉट कर रहे हैं। तो पॉइंट क्या है, एक पॉइंट है हमारा P, इसके अलोंग क्या हो रही है, एक ये डायरेक्शन हो गई जिसको हमने कंसीडर किया E1, एक इस तरफ की डायरेक्शन आ रही है ये, इसको हमने कंसीडर किया E2। अब हमने क्या पढ़ रखा है, हमने वेक्टर के कंपोनेंट में पढ़ रखा है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको हम दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करते हैं। दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करने का मतलब जो अलोंग द कंपोनेंट होता है उसको क्या लेते हैं, कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको क्या लेते हैं, साइन थीटा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज दैट अगर कोई वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। सपोज दैट ये वेक्टर a लिखा हुआ है, तो अब अगर वेक्टर a कितने एंगल पे प्लेस्ड है, थीटा एंगल पे प्लेस्ड है। थीटा एंगल क्या लेंगे, जो और एक्सिस होगी x एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई एंगल, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमें अलोंग द कंपोनेंट का क्या लिखना हुआ, इस वेक्टर a से अलोंग द कंपोनेंट लिखना हुआ तो हम क्या लिखते थे, वेक्टर a cos थीटा, और अगर परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिखते थे तो वेक्टर a sin थीटा। ये इतना समझ में आया। इसी की हेल्प हम यहां लेंगे, कैसे लेंगे, अब देखिए यहां पे वेक्टर क्या था, वेक्टर a था, यहां पे वेक्टर क्या है, वेक्टर e है, ठीक है। इस वेक्टर e को क्या कर लें, तो इस वेक्टर e को हम क्या करते हैं, दो कंपोनेंट में रिसॉल्व करते हैं। तो ये सपोज दैट यहां से अगर ड्रॉ करें, ये हमने क्या माना, एक बेस माना, इसको क्या माना, एक बेस माना। सपोज दैट ये थीटा एंगल पे है, तो एक अलोंग द कंपोनेंट आएगा और दूसरा क्या जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो जो अलोंग द कंपोनेंट होगा वो ये वाला आएगा, अलोंग द कंपोनेंट। और अलोंग द कंपोनेंट हम क्या कंसिडर करते हैं, E1 क्या लिखा हुआ है, cos थीटा, ये अलोंग द कंपोनेंट हो गया। और इस अलोंग द कंपोनेंट के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या कंसीडर करते हैं, E1 साइन थीटा। ये किसके लिए था, अभी ये वेक्टर E1 के लिए था, अभी हमारे पास एक वेक्टर और तो है E2, सेम वही कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो अब अगर वेक्टर E2 के लिए लिखा जाए तो E2 के लिए भी दो कंपोनेंट आएगा। तो E2 के लिए जो कंपोनेंट आएगा, पहला कंपोनेंट एक तो इसके अलोंग जाएगा और दूसरा इसके इस E2 कंपोनेंट के परपेंडिकुलर जाएगा। ऐसे एज्यूम कर लो कि जैसे अगर यहाँ भी तो थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, तो एक E के परपेंडिकुलर, ये कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर वाला हो गया। तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट बन रहा है, ये परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, E2 साइन थीटा। और अलोंग द कंपोनेंट किधर जाएगा, यहाँ पे देखिए अलोंग द कंपोनेंट जो जाएगा वो इसी की डायरेक्शन में जाएगा,
जो E1 cos थीटा था इसी की डायरेक्शन में क्या आ गया, E2 cos थीटा, मतलब यहाँ पे भी E2 cos थीटा। तो अब यहाँ पे इस फिगर को, ये फिगर कहाँ प्लॉट होना था, यहाँ प्लॉट होना था, इसको हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जूम करके, यहाँ पे जूम करके इसको हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप लोगों को इजीली समझ में ये आएगा कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ठीक है, ये E1 और E2 क्या हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट क्या बचेगा, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो बचेगी वो क्या बचेगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट A की वजह से इस पॉइंट P पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट हो रही है। चलिए कैलकुलेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू। माइनस क्यू की वजह से हमने क्या कंसिडर किया है, कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, E2। तो यहां से हम कंसिडर कर ले रहे हैं E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, K Q, Q कितना है और डिवाइडेड बाई इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन इंक्लूड कर लो, तो अलोंग, डायरेक्शन क्या बताओगे, P से A की तरफ, अलोंग PA। दूसरा नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे इसका होल स्क्वायर भी है ना, तो यहाँ से हो जाएगा E2 इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये इतना आ गया अलोंग PA। नाउ सेकेंड स्टेप में प्लस Q चार्ज की वजह से पर्टिकुलर पॉइंट P पे हमें कैलकुलेट करना है। तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर कितना आएगा, कंसीडर कर ले रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q चार्ज की वजह से कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, देखिए नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज प्लस Q, E कितना है, E1 वेक्टर इज इक्वल टू K Q डिवाइडेड बाई, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास फिर वही आ जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हो गया हमारा। और इसकी डायरेक्शन अगर बताओगे तो अलोंग B से कहाँ जा रहा है, P की तरफ, तो अलोंग क्या हो जाएगा, BP। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लो और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करना है, अब हमें नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो अब इस फिगर को देखते हैं, इस फिगर को अगर देखें तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, E1 और E2 इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है ये सेम आ रहा है। इसी वजह से हमने क्या किया था, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को क्या किया था, कैंसिल आउट कर दिया था। तो अब नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नाउ नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट किस पर, P पर, P पर नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो इस पॉइंट P को यहाँ से हम लोग देखते हैं कि नेट रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी, तो हम अभी हमने क्या देखा कि नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आई है, E1 cos थीटा और फिर E2 cos थीटा। तो लिख लो यहाँ पे नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू क्या आया है, वेक्टर E1 cos थीटा प्लस वेक्टर E2 cos थीटा। ठीक है, अब E1 और E2
E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो हम डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 2E1 cos थीटा। ये आएगा हमारा क्या, नेट रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना आ गया हमारा 2E1 cos थीटा। ये इतना समझ में आया, ठीक। अब दोबारा हमें अभी क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, तो दोबारा हम फिर इस फिगर पे आते हैं, दोबारा क्या करेंगे cos थीटा के लिए हम फिर क्या आएंगे, इस फिगर पे आएंगे। अगर हम ये वाला ट्रायंगल देखें, उसको हम साइड में लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया बेटा, E इज इक्वल टू 2E1 cos थीटा, ये इसकी वजह से हो गया। अब क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो cos थीटा आ रहा है ना यहाँ पे, तो cos थीटा कहाँ से मिलेगा, cos थीटा के लिए हम दोबारा कहाँ पहुँचेंगे, इस वाले फिगर में पहुँचेंगे। अब इस वाले फिगर में cos थीटा कैसे आएगा, देखिए इस वाले फिगर को देखिए, अगर इस फिगर को उठा के हम यहाँ प्लेस करें, इस फिगर को क्या उठा के यहाँ प्लेस करें, तो हमने क्या किया है कि यहाँ से यही तो वेक्टर था जो हमने लिखा हुआ है E1 cos थीटा, और यहाँ पे ही लिखा हुआ है क्या E2 cos थीटा, यही तो लिखा हुआ है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों एक ही लाइन के लॉन्ग है। यहाँ पे एंगल हमने कंसिडर किया था कितना, थीटा, तो यहाँ से देखिए z बन रहा है, यहाँ से क्या बन रहा है, z बन रहा है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी एंगल थीटा होगा। कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये एंगल थीटा है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। अब इसी एंगल थीटा की वजह से हम ये वाला ट्रायंगल उठा लेते हैं, तो आइए इधर इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम लोग ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल PAO। हमारे पास ट्रायंगल कौन सा है हमारा, PAO। अब इस PAO ट्रायंगल में क्या दिख रहा है, ये थीटा है, तो थीटा के अटैच्ड साइड जो होती है वो बेस होती है, और इसके जो हमारी ये साइड है ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये वाली साइड हमारी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो हम जानते हैं क्या कि cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहां से हमने बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर लिया। अब यहां से बेस की वैल्यू कितनी गिवन है, L है, तो यहाँ पे हमने L लिख लिया, डिवाइड में हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी गिवन है, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब इस वैल्यू को उठा के हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। चलिए, पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सा है ये, थर्ड इक्वेशन में इसको क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करिए इसमें, तो हमारे पास है क्या, वेक्टर E इज इक्वल टू 2, E1 की वैल्यू कितनी लिखें, E1 की वैल्यू यहाँ से उठा के हम क्या रख सकते हैं, KQ डिवाइडेड बाई L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा क्या, E1 की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा की वैल्यू कितनी आई है, L अपॉन अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया इतना, ठीक। अब क्या करते हैं, इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसकी पावर अगर देखें तो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर कितनी है, 1 है। L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर रूट लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम सिंपली 1/2 लिख सकते हैं कि रूट का मतलब 1/2 होता है। तो हमने पढ़ रखा है कि अगर बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बेस दोनों का सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ऊपर हमारा क्या हो गया, 2KQ इंटू L डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ गया
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना है 1 + 1/2। ठीक है, ये समझ में आया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, वेक्टर ई इज इक्वल टू, इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख लें, Q × 2L लिख लें और डिवाइड हो जाएगा हमारा, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर, यहाँ से आ जाएगा कितना 3/2। तो हमारे पास अब फार्मूला क्या निकल के आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला निकल के आया है किस पर, पर्टिकुलर पॉइंट P पर। लेकिन अभी हमें इसको किसके टर्म में लिखना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म में लिखना है ना। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला वर्ड तो यहाँ पे कहीं आया नहीं, क्योंकि डाइपोल को P से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो P वाला कोई टर्म तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे को जो है वो डाइपोल के टर्म में चेंज करके देखते हैं। तो चेंज कैसे करेंगे, चलिए चेंज करके देखते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन हम उठाते हैं, हमें क्या पता है, हम इस फिगर को अगर देखें तो इस फिगर के अकॉर्डिंग ये जो स्मॉल l है ये r के कंपैरिजन में बहुत छोटा दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो नेग्लेक्ट कैसे करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे क्या करते हैं, सिंस r इज लेस देन किससे है l, तो अगर r का स्क्वायर करेंगे तो ये किससे लेस होगा, ये सॉरी r जो होगा ये ग्रेटर देन होगा l से, तो r स्क्वायर इज ऑल्सो ग्रेटर देन l स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इज सिमिलर टू किसके, r स्क्वायर के। ठीक है, अब इसी को हम उठा के इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करने का मतलब क्या हुआ, वेक्टर ई इज इक्वल टू क्या हो गया, और क्या पता है, यहाँ से इंफॉर्मेशन एक और ले लेते हैं। तो एक तो हमने क्या कर लिया कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल हो गया, आर स्क्वायर के। ठीक है, अब फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल का फार्मूला लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर क्या होता है, Q × 2L। Q का मतलब कोई भी चार्ज दोनों में से और इनके बीच की डिस्टेंस। तो ये भी, अब इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो वेक्टर E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, K Q × 2L की जगह पे क्या लिख सकते हैं, P डिवाइडेड बाई, यहाँ पे वेक्टर P कर लो, डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की जगह पे हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो अब यहाँ से हमारा एक्सप्रेशन जो आ जाएगा K वेक्टर P डिवाइडेड बाई, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r3। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन फॉर इन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एन इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमें फार्मूला कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है वो इतना करना था, ये आ गया हमारा, नोट कर लो। चलिए बच्चा पार्टी, अब हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्टिन्यूअस, मीन्स दैट अगर कोई बॉडी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मीन्स चार्ज जो होगा वो उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर रही है तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब समझ में आया कि चार्ज का क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा किसी भी सरफेस पे। तो अब हमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना है कि हमें टाइप्स ऑफ बॉडीज़ के बारे में जाननी चाहिए। टाइप्स ऑफ बॉडीज़ जानने का मतलब क्या है कि यहाँ पे बेसिकली नेचर में हमें 3 ही टाइप की बॉडीज़ पता हैं। कौन कौन सी, सपोज दैट हम तो जानते हैं क्या है, अगर बॉडी का डायमेंशन देखें तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम बॉडी को कितने टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है, जैसे पहला जो मोशन हो जाएगा हमारा 1 डायमेंशनल मोशन, पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हम कर सकते हैं इसको 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन,
और थर्ड है हमारा 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे 1D 2D और 3D का मतलब क्या हुआ? 1D का मतलब सपोज दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट पे हम कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और वो 1 डायमेंशनल है। 1 डायमेंशनल का मतलब बेसिकली लीनियर कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये क्या होगा? ऐसे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कोई बॉडी होगी जिस पर क्या हो रहा है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब सारा चार्ज इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सपोज दैट। तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कहा जाएगा? 1 डायमेंशनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल स्पेस का मतलब सपोज दैट ये बोर्ड। अब बोर्ड पे अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये एक प्लेन में होगा। ये क्या होगा? एक प्लेन में होगा। अब प्लेन का मतलब कि ये सरफेस है इसका। तो अगर यहाँ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन को कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे? 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। तीसरा है 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई ऑब्जेक्ट ले ले तो सपोज दैट स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लिया। तो जब स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो स्फेयर के अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है कहीं भी, ठीक है, यहाँ पे सपोज दैट सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है किसका? स्फेयर का। तो अगर इस तरह का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहीं देखने को मिलेगा तो ये सारा हमारा किस में आ जाएगा? 3 डायमेंशनल स्पेस में। तो डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बोला? डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट द कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। ओके, तो इसको रफ करके हम क्या करते हैं? 1D 2D और 3D ये समझ में आया कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब इसके बेसिस पे जो 3 टाइप के कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम समझ लेते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? देखिए, डिपेंडिंग अपॉन the shape of object, depending upon the shape of object, continuous charge distribution, continuous charge distribution are of 3 टाइप्स। ये कितने टाइप के हो जाएंगे? 3 टाइप्स के हो जाएंगे। तो पहला टाइप देख लेते हैं। अभी इसके पहले क्या बताया? 1D 2D 3D ना, तो उसी के बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे। तो 1D मोशन का मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला किस टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है? पहला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब लीनियर का मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है बेसिकली, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? लेंथ होगी, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट के पास, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगी? लेंथ होगी। तो लेंथ के वाइज अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग करना है? लेंथ के अकॉर्डिंग। तो इसको क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेंथ के अकॉर्डिंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम सिंपली एक एक लाइन में इसका जो है वो आंसर, वो इसका जो है डेफिनेशन लिखते चलते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? यहां से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या लिखेंगे? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ। लेंथ की बात क्यों आ रही है? क्योंकि 1D मोशन चल रहा है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट लेंथ क्या कहलाएगा हमारा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लेट, सपोज कर रहे हैं DQ चार्ज फ्लो कर रहा है, लेट DQ चार्ज फ्लोइंग on the surface, let dq charge flowing on the object in unit length dl
देन क्या लिख सकते हैं, अभी क्या बताया किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लेमडा से, और लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एल। तो ये आ गया हमारा क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको लेंथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट की बात करें तो चार्ज के लिए कूलाम और लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, मीटर। तो कूलाम मीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला वाला नोट कीजिए। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में सेकंड चार्ज टाइप का क्या है, सेकंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसमें, सेकंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब टू डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको बोलते हैं क्या, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यों एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, क्योंकि ये दो डायमेंशनल स्पेस में आएगा ना। तो दो डायमेंशनल स्पेस में जैसे आएगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, सरफेस पे ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो ये एक प्लेन में तो आएगा, ये बेसिकली जो ऐसे बना हुआ है ये ऐसे आएगा। तो जब प्लेन में आएगा तो सरफेस का चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हो रहा है, किस पे हो रहा है, एरिया में। क्यों एरिया पे हो रहा है, ये हो गया हमारा लेंथ और ये हो गई हमारी ब्रेथ। तो इसको लेंथ इंटू ब्रेथ क्या कहेंगे, एरिया ही तो कहेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की अगर डिफिनीशन लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का डिफिनेशन अगर लिखना चाहोगे अपने लैंग्वेज में तो सिंपल डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया। सिंपल, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। इसको किस टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, लेट, अगर हम सपोज कर रहे हैं कि इस पूरे जो सरफेस पर कितना चार्ज फ्लो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये पूरा चार्ज कितना है, हमने कंसिडर किया डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो लेट डी क्यू चार्ज is distributed over the surface dA, एरिया को उससे रिप्रेजेंट करें dA से। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देन सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी या एरिया चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी ए। ये आपका आ गया एरिया चार्ज डेंसिटी, या इसी का दूसरा नाम जो होता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा कहाँ पे, सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या लिखेंगे इसमें, यूनिट तो लिख लोगे, चार्ज के लिए क्या आ जाएगा कूलाम और एरिया के लिए क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर इसी को सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। नोट कीजिए। अब यहाँ पे हमारा थर्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम टर्म क्यों आया, क्योंकि स्पेस कौन सा हो गया है, थ्री डायमेंशनल स्पेस हो गया। तो थ्री डायमेंशन में लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मिला के क्या कहते हैं, वॉल्यूम इसको बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इसका नाम जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, थर्ड वाले को वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या दिया गया है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, किस में मेजर किया जाएगा, वॉल्यूम में मेजर किया जाएगा, किसका, चार्ज का। तो सिंपल डिफिनीशन, जैसे अभी तक दोनों डिफिनीशंस लिखी हैं तो वैसे भी डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं इसकी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट
वॉल्यूम। क्या लिखा? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट वॉल्यूम। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? किससे करेंगे रिप्रेजेंट? इसको हम करेंगे डेंसिटी का जो सिंबल होता है क्या, रो। तो रो को मेजर करते हैं डेंसिटी के लिए, और डेंसिटी बराबर मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पे जो इसका रिप्रेजेंटेशन टर्म है वो क्या होता है? रो होता है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे? लेट डी क्यू चार्ज बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम dV, देन डिनोट किससे कर रहे हैं? रो से। रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी क्यू बाई डी वी। अब अगर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या हो जाएगा हमारा? चार्ज के लिए कूलाम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।